हेलो स्टूडेंट्स, रेहाना फिजिक्स एप्लीकेशन पे वंस अगेन आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। हमारे चैप्टर सॉल्यूशन में हमने अभी तक के करीब में अपने बहुत सारे कंसंट्रेशन के टर्म्स को देख लिया था डन, जिसमें से हमने अभी तक के करीब में अगर मैं एक बार आपको समराइज करूं तो स्टार्ट किया था हमने परसेंटेज वेट बाय वेट से। किससे स्टार्ट किया था? हाँ, परसेंटेज वेट बाय वेट से। फिर हमने पढ़ा था परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फिर हमने पढ़ा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, फिर हमने पढ़ा मोल फ्रैक्शन, फिर हमने पढ़ा मोलैरिटी और फिर हमने लास्ट क्या देखा? मोलैलिटी देखा एंड कोरेस्पोंडिंगली उनके एग्जांपल्स देखे। दो और छोटे छोटे परसेंटेज कॉम्पोजिशन के टर्म्स हैं, उसके जस्ट बाद आप अपने इंटेक्स के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। इनफैक्ट इसके जस्ट अगला वाला वीडियो में हम इंटेक्स के क्वेश्चन पर ही काम करेंगे जो जस्ट उसके आगे दे रखा है। डन। कुछ सॉल्व एग्जांपल भी है। आई होप कि आप लोग उन सॉल्व एग्जांपल्स को जो जो कंसंट्रेशन के टर्म्स हमने आपको बताए हैं उसको आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। डन। आइए जरा दो छोटे टर्म्स, एक पार्ट्स पर मिलियन और एक और टर्म्स है पार्ट्स पर बिलियन। एक्चुअली पार्ट्स पर बिलियन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट वो भी टर्म्स इसी के साथ पढ़ाया जाता है। तो हम उन दोनों टर्म्स को आपके सामने यहाँ पर एक एक करके बताएंगे एंड कोरेस्पॉन्डिंगली अगेन सेम बात कि एक न्यूमेरिकल के साथ अपन इस वीडियो को क्या करेंगे? एंड करेंगे। डन। चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और एक साइड से काम करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, हम लोगों को बात करना अपना अगला परसेंटेज कॉम्पोजिशन टर्म, दैट इज व्हाट? दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। इसकी बात करना अपने को बात करना है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसको शॉर्टकट वे में हम क्या बोलते हैं? इसको शॉर्टकट वे में हम लोग बोलते हैं पीपीएम। क्या बोलते हैं इसको? पीपीएम। चलिए पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी हम वहां पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नॉर्मल ग्लास है जिसमें आपने 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी मिलाया। अब इन सभी के लिए तो आपने परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से आप निकाल लोगे, क्योंकि पानी है तो उसके लिए वॉल्यूम और चीनी मिला रहे तो उसके लिए क्या हो जाएगा? वेट, क्योंकि चीनी तो सॉलिड होता है ना। डन। लेकिन अगर मैं आपको इमेजिन करने बोलूं कि लाइक आपके घर में जो भी पानी का टंकी होगा वो लगभग लगभग कितने लीटर का होता है? हाँ, 500 लीटर या फिर 1000 लीटर का भी कुछ लोगों के पास होगा। डन। उसमें अगर मैं बोलूं कि आप जाके ना 1 चम्मच चीनी मिला दो, अगेन वो एक प्रकार का सोल्यूशन होगा। वो इसीलिए क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स वहां पाए जाएंगे ना। वो अगेन आपको मीठे का तो पता भी नहीं पड़ेगा, बट वो यूनिफॉर्मली उस पूरे 500 लीटर के पानी में जाकर के आपका चीनी का पार्टिकल क्या कर जाएगा? फैल जाएगा। सही है। अब ऐसी चीजों के लिए अगर आप परसेंटेज वेट बाय वेट निकालते हो या फिर आप मोलैरिटी निकालते हो या फिर आप मोलैलिटी निकालते हो, तो वो टर्म या फिर उसके जो आंसर्स आएंगे वो आंसर्स 0.0000 समथिंग में आएगा, जो कि दिखने में क्या लगता है? हमें गंदा लगता है। एग्जैक्टली गंदे के साथ साथ मैं अगर आपको बोलूं तो ये टर्म्स उतना कन्वीनियंट नहीं है जो हम लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिकली यूज करते हैं। वैसे जैसे सॉल्यूशंस के लिए जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट, ध्यान से सुने, वैसे जैसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम, बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, हम क्या यूज करते हैं उनके लिए? पीपीएम। और क्या यूज करते हैं हमने? पीपीपी। ये तो हमने आपको पानी की टंकी का एग्जांपल दिया। मान लो कि तालाब का पानी है। चलो तालाब का पानी तो आप बोलोगे कि सर वो गंदा होता है। स्विमिंग पूल के पानी, स्विमिंग वाटर की बात कर लेते हैं। स्विमिंग पूल में जो पानी होता है नॉर्मल आपके पास पानी है। अब आपने जाके उसमें चीनी मिला दिया। अब आप सोचो कि उसका अगर आप मोलैरिटी या मोलैलिटी की बात करने बैठो तो आपको पता पड़ेगा कि आंसर्स, जो भी आपके आंसर आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा डेसिमल के अंदर में आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम तो उसका बहुत ज्यादा होगा, 1000 लीटर से भी काफी ज्यादा होगा ना। तो वैसे ऐसे के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। डन। तो आइए पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है उसको हम लोग लिखते हैं, कब यूज करते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। देखिए पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? It is defined as the ratio of part of that component, ratio of part of की जगह पे ratio of number of parts of कर दो, ratio of number of that component जिसका आपको पीपीएम निकालना है एक्चुअली, टू दी total number of solution।
ये एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपको चीनी का क्या निकालना है उस सॉल्यूशन में पीपीएम, तो ऊपर में आप क्या रख दोगे, ऊपर में आप चीनी का पार्ट रख दो, जो भी दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, किलोग्राम में दे रखा है, वो आप उस हिसाब से वहां पर रख देंगे। नीचे में क्या रखेंगे, नीचे में पूरे सॉल्यूशन का कितना कंपोनेंट है, कितना पार्ट है, कितना भाग है, तो क्या रख देंगे वहां पे नीचे। अगर पूरे सॉल्यूशन का भाग है तो जो सॉल्यूशन का आपके पास मास आ रहा है वो रख देंगे। यही आपका एग्जैक्टली क्या बन जाता है, पीपीएम बन जाता है। बहुत सिंपल सी चीज है। आपको अगर मैं पीपीएम को मैथमेटिकली दिखाऊं, अगला पॉइंट लिख ले, मैथमेटिकली। मैथमेटिकली आप क्या बोलेंगे पीपीएम के लिए, पीपीएम के लिए आप बोलेंगे कि पीपीएम किसके इक्वल होता है, पीपीएम इक्वल होता है कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट in the solution, that component in the solution। और इसी को हम लोग भाग किससे करते हैं, इसी को हम लोग भाग करते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ व्हाटएवर पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो तो अगेन सर ये वाला भी तो डेसिमल बहुत ज्यादा आएगा, मतलब डेसिमल में ही तो आंसर आएगा, और बहुत मतलब 0.000 समथिंग उसको आएगा। इस चीज से बचने के लिए जब आप पीपीएम मिलियन की बात करते हो तो उसको हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10⁶ से, 10⁶ से हम इसको क्या कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट गुना कर देते हैं। और आगे क्या यूनिट लगा देंगे कि जैसे 2 पीपीएम, 3 पीपीएम, 4 पीपीएम, आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन का आंसर आएगा, जो कि न्यूमेरिकली देखने में क्या लग रहा है, थोड़ा कन्वीनियंट सा लग रहा है। अगर उसी की जगह पे आप अगर ये लिखो 0.0000002, तो ये चीजें थोड़ी आपके लिए अगर मैं बताऊं तो ये न्यूमेरिकली उतना कन्वीनियंट नहीं है, जो लोगों ने प्रीफर नहीं किया। उसकी जगह पे अगर आप 1 2 3 बोलते हो तो अच्छे से चीजें आपकी क्लियर होगी। डन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जो भी पार्ट दे रखा है जिसका भी निकालना उसको तो आप क्या रखोगे, न्यूमेरेटर में, नीचे में क्या रखोगे, टोटल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। और इसी को आप कितने से गुना करोगे, 10⁶ से गुना करोगे। कितने से गुना करोगे, 10⁶ से गुना करोगे। बात समझ में आ रहा है क्या, यही आपका क्या बन जाएगा, यही आपके पीपीएम का फॉर्मूला बन जाएगा। सिमिलरली पीपीबी भी एक टर्म होता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो आप एक काम कर ले, पीपीएम लिख ही लिया, एक और पॉइंट लिख लेंगे। एक और पॉइंट तो आप पहले एक काम कर लो, आपने कितने टर्म्स पढ़े थे, पहला क्या पढ़ा था बताएं फिर से एक बार, परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा क्या पढ़ा था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीसरा क्या पढ़ा था, वेट बाय वॉल्यूम, चौथा आपका कौन सा था, मोल फ्रैक्शन, पांचवा कौन सा था आपके पास, मोलारिटी, छठा कौन सा था आपके पास, मोलालिटी। अब मोलालिटी के बाद ये आपका कौन सा टर्म बन जाएगा, 7वां। एंड सबसे लास्ट में हम लोग कौन से टर्म की बात करते हैं, 8वां। और उसके लिए आप लिख लें यहाँ पे पार्ट्स पर क्या हो जाएगा आपके पास, बिलियन। किसकी बात करें हम लोग, पार्ट्स पर बिलियन। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पीपीबी। क्या बोलेंगे इसको, पीपीबी। सेम इसका भी डेफिनेशन वही बन जाएगा, ऐसा कुछ अलग डेफिनेशन नहीं है। आप तो इसके लिए डायरेक्टली क्या लिख लो, इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लो, पीपीबी क्या हो जाएगा, सेम यही चीज। आप देखिए ना, सेम यही चीज, ये और भी ज्यादा ट्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पानी का टंकी है, उसमें आपने 3 से 4 दाने, ध्यान से उसमें 3 से 4 दाने आपने किसके डाल दिए, आपने चीनी के डाल दिए। तो अब वैसी जैसी चीजों के लिए पीपीएम में भी आंसर थोड़ा अजीब सा आता है, मतलब 0.001 0.002। उसको और कन्वीनियंट बनाने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, पीपीबी यूज कर लेते हैं। और इसका फॉर्मूला देख लीजिए तो और भी ज्यादा सिंपल है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन को आप भाग कर दो कितने से, को आप भाग कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ, किससे भाग करना आपको, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ क्या भैया, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें तो सेम है इसमें, और इसमें तो अंतर भी नहीं है। और मोटा मोटी आप नाम भी देख लें, लगभग क्या नाम आपको दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है। और आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10⁹ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10⁹ से मल्टीप्लाई करके हम उसको बोलने लग जाते हैं कि एक पीपीबी है, 2 पीपीबी है, 3 पीपीबी। बात समझ में आ रहा है, मतलब आप नॉर्मल के तो केस में, या फिर आपसे अगर कभी न्यूमेरिकल की बात करें तो मोस्टली तो आपको मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन ही पूछेंगे। और आगे आने वाले इस चैप्टर में हम उन्हीं के टर्म्स के बारे में ज्यादा बातें करेंगे, या फिर वही चीज आपकी ज्यादा है। नंबर एक बात। नंबर दूसरा कि कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के लिए या फिर सॉल्यूट के लिए जो बनने वाला आपका सॉल्यूशन होता है उसका भी कंसंट्रेशन लोग पूछ लेते हैं। तो जब अगर वैसा यूज होगा तो अपन क्या यूज कर लेंगे, अपन आइदर पीपीएम से काम कर लेंगे या फिर पीपीबी से काम कर लेंगे।
देखा जाएगा कि सवाल में क्या पूछा है आपसे, और दोनों में है तो कुछ भी नहीं, बस केवल एक बार 10 की पावर 6 से गुना करना है और एक बार कितने से गुना करना है, 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करके चीजों को खत्म करना है। डन। लाइन तो मेरे से सीधी गली नहीं, तो कोई नहीं, अपन इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ये होगी एक बार। अब इन दोनों के रिगार्डिंग में आप एक पॉइंट भी नीचे लिख सकते हैं ताकि ध्यान रहे कि आप इसको कब यूज करेंगे। वो पॉइंट क्या आपका, दीज टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, दीज टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सा दैट इज लगा दीजिए आगे, पीपीएम एंड पीपीबी, पीपीएम एंड पीपीबी आर यूज्ड to express concentration of, are used to express concentration of those solution in which there is small, ट्रेस लिख रहे हैं और ट्रेस के ब्रैकेट में कर दीजिए स्मॉल। कुछ लोगों को दिक्कत होगा ट्रेस वर्ड में, ऐसे मैथ में भी ट्रेस आता है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट नाम के चैप्टर में, तो वो तो डायगोनल मैट्रिक्स का सम होता है, तो मैथ्स की बात नहीं होगी। ट्रेस का एक और मतलब होता है क्या कि बहुत कम क्वांटिटी में, है ना, व्हेन देयर इन व्हिच देयर इज ट्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। तो ये बातों से आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, ट्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज व्हाट एवर प्रेजेंट, कि आपको कब पीपीएम या फिर कब आपको पीपीबी यूज करना है। बात समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना, न्यूमेरिकल में जो छोटा वाला कंपोनेंट होगा, जो कम वाला कंपोनेंट होगा, उसको अपने को कहां रखना है, ऊपर, और उसी को आपको भाग करके नीचे में क्या कर देना है, टोटल बिट ऑफ या फिर टोटल पार्ट ऑफ आपको सोल्यूशन की चीजें रख देनी। गुना कोरिस्पॉन्डिंगली एक बार आप 10 की पावर 6 से कर दें और एक बार आप किससे कर दें, 10 की पावर 9 से कर दें, और आपका काम हो जाएगा। डन। चलिए फटाफट से आप इस फ्रेम को नोट कीजिए। इसके जस्ट बाद हम एक न्यूमेरिकल करते हैं एंड देन आफ्टर उसके थ्रू, मतलब एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये किस तरीके से हम किसी भी सवाल में निकालते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। फटाफट से इसको कॉपी करें। नोट कर लिया क्या? चलिए अभी आपके सामने बोर्ड पे हमने पीपीएम से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन लिखा है और इसको जानबूझ के ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपके नीट में बराबर आ सकते हैं अगर वो पीपीएम वाले पोर्शन पे कवर करता है। और देखिए कि लाइक नीट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं या फिर जेई टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उसके न्यूमेरिकल का आंसर आप देखो कितना सिंपल है। अरे चारों में से कोई एक ऑप्शन ही ना होगा, तो आप सबके आंसर अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल ही सिंपल लग रहा है। लेकिन अगर यही हम बोर्ड की बात करें तो वहां पर कितने कैलकुलेटिव होते हैं, ये तो चीजें आपने अपने पहले चैप्टर और अभी तक की करीब में जो भी न्यूमेरिकल निकाला होगा उसमें आपने देख लिया होगा। डन। तो एक बोर्ड का जो 12th का एस्पिरेंट्स होता है वो बोर्ड एज वेल एज जेई दोनों के लिए अगर सोचे तो दोनों टाइप में उसको कंफर्टेबल होना चाहिए। आइए जरा, चाहे तो आप एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। 1000 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन है। डन। कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ व्हाट एवर कैल्शियम कार्बोनेट। कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास? उसमें 1000 ग्राम का टोटल सॉल्यूशन है, जिसमें से 10 ग्राम आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो आपको कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द सॉल्यूशन बताना। तो मतलब इससे सिंपल तो और कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं रिगार्डिंग कंसंट्रेशन टर्म, तो पीपीएम और पीपीबी के क्वेश्चंस ऐसे से ही आसान होते हैं। अब आप एक बात बताओ, अब आपको कैसे पता पड़ेगा कि पीपीएम ही निकालना है? आपसे तो डायरेक्टली पूछा है कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशन। आप ध्यान से सुने, कंसंट्रेशन टर्म बोला और चारों की यूनिट देख ले, तो यूनिट में चारों में क्या दे रखा है, पीपीएम। देन गारंटीड कि आपको इसका आंसर किसमें निकालना है, पीपीएम वाले कंसंट्रेशन के टर्म्स में निकालना है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप एक बार अटेम्प्ट कीजिए। फॉर्मूला हमने एज इट इज रहने दिया है क्योंकि हम इसी को यूज करके इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। कर लिया क्या? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपसे क्या पूछा है, पीपीएम, और पीपीएम किसके बराबर होगा आप बताएं। क्या लिखा है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का ही निकालना है कि कितना पीपीएम है। बताएं कि उस पूरे सॉल्यूशन में, पूरे एक्वस सॉल्यूशन में कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम दे रखा है। सिंपल 10 ग्राम।
कितना दे रखा है आपको 10 ग्राम। तो आप ऊपर में क्या डाल दोगे 10, क्या डाल दोगे आप ऊपर में 10, चाहो तो आप ग्राम भी डाल दो, ऐसे उससे कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलिए अब ऊपर में तो हो गया आपके पास 10, अब नीचे की बात करें तो नीचे में क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। बताएं कि कितना पार्ट है आपके पास पूरे सॉल्यूशन का, दे रखा है आपके पास क्या, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे क्या डाल दो ग्राम, ताकि ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि इस चीज को करें तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना, अगर आप पीपीएम की बात करते हो तो 10 की पावर 6, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 6 से, एक जीरो से तो आपका एक जीरो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां बचा 10 की पावर 6 और यहां क्या बचा आपके पास 100। आए बहुत आराम से इसको लिखते हैं, 10 की पावर 6 और यहां कितना आ जाएगा 10 की पावर 100 को आप क्या लिख सकते हो 10 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या। या तो आप एक काम कर लो इसको, और अगर सिंपल तरीके से करना है तो आप एक काम करें 10 की पावर 6 को खोल ले 3 और ये कितना हो जाएगा 3, और नीचे में कितना बच गया आपके पास, नीचे में बच गया आपके पास 100, कितना बच गया आपके पास 100। डन। अब आप एक काम कर लिया, आपको 7 दिख रहा होगा, 2 जीरो से तो क्या कट जाएगा आपका 2 जीरो, तो कितना पीपीएम आंसर होना चाहिए, पीपीएम आंसर होना चाहिए 10,000 और आगे क्या लगा दे, पीपीएम लगा दे, और आपका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देन अकॉर्डिंगली आप अगर चारों ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या है, सही। डन। तो चलिए ये हमारा लास्ट कंसंट्रेशन का टर्म्स था। इसके जस्ट बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे अपने इंटेक्स्ट सवाल के बारे में अपने अगले वीडियो में। डन। चलिए इसके साथ ही एक एग्जैक्टली पॉइंट मेरे दिमाग से और दिमाग में और आ रहा था कि देखिए एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बनता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुनने वाली चीज है कि लाइक कभी अगर आपको बोले मोलैरिटी और मोलैलिटी में प्रिफर्ड कौन है, मतलब अगर किसी को बोले कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में आप दोनों में से प्रेफरेंस किसको देंगे, मतलब सबसे ज्यादा प्रिफर्ड टर्म्स कौन सा है उसकी बात करनी है। तो ध्यान रखिएगा मोलैरिटी और मोलैलिटी में मोलैलिटी जो टर्म होता है वह टर्म थोड़ा ज्यादा प्रिफरेबल होता है। प्रिफरेबल क्यों होता है ये आप खुद भी सोच सकते हैं कि ऊपर में भी क्या रहता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे में भी क्या रहता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में होना चाहिए, केजी में। किस में होना चाहिए, केजी में। तो ये दोनों के दोनों मास के टर्म्स हैं, मास के टर्म है। तो मास का टर्म आपका भले यहां बिहार में बैठ के देख लो, आप पंजाब में बैठ के देख लो, आप अमेरिका चले जाओ, कहीं चांद पे चले जाओ, कहीं भी जाओगे तो मास आपका चेंज नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें मोलैरिटी के लिए, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, और सोचे मोलैरिटी का फॉर्मूला ऊपर में तो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, होता है ना, ऊपर में क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि दोनों का सेम है मोलैरिटी और मोलैलिटी में। तो मोल भी अल्टीमेटली किस पर डिपेंड करता है, आपके मास पे करता है ना। मोल बराबर क्या होता है, मास और अपॉन में मोलर मास, जो कि कभी परिवर्तित नहीं हो सकता है, कभी चेंज नहीं हो सकता है। उसी को आपको किससे भाग करना है, उसी को आपको भाग करना है वहां वाले केस में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, किस पे भाग करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि किस में होना चाहिए, लीटर में। ध्यान दीजिए मोलैलिटी के केस में किससे आप भाग करते हो, मोलैलिटी के केस में आप भाग करते हो मास ऑफ सॉल्वेंट से, और मोलैलिटी के केस में किससे भाग करते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। और आपने 11th क्लास में सीखा होगा कि वॉल्यूम कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, किसके डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और अगर वॉल्यूम अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है तो जैसे जैसे वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाओगे हो सकता है कि वॉल्यूम आपका क्या हो जाए, बढ़ जाए। बात समझ में आ रहा ना, मतलब वो किसी भी तरीके से ऑल्टर किया जा सकता है टेम्परेचर वाले फैक्टर को अगर हम काउंट करें तो किसी भी तरीके, वो क्या तरीका है वो अपने काम का नहीं है, लेकिन आप ये जरूर बोल सकते हो कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। सो दैट्स वाई मोलैरिटी जो आपका यहां निकल रहा है, हो सकता है माफ कीजिएगा, मोलैरिटी जो आपका यहां निकल रहा है, हो सकता है कि जब आप अगर किसी बहुत ठंड प्रदेश में लाइक रशिया वगैरह में जाकर के आप एक्सपेरिमेंट करो तो वहां मोलैरिटी अलग आ जाए, मोल्स की वजह से नहीं, वॉल्यूम की वजह से, क्योंकि वहां का ताप क्या होता है, कम होता है, वहां का टेम्परेचर कम होता है। हो सकता है कि वहां मोलैरिटी अलग है और यहाँ मोलैरिटी क्या आ जाए, आपकी अलग आ जाए। बट अगर हम मोलैलिटी की बात करें तो आप यहां निकालो, आप कहीं भी निकालो, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम, क्योंकि मास से टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता। मास तो केवल और केवल जितना किसी भी पदार्थ के अंदर में मात्रा है, जितना अमाउंट ऑफ सबस्टांस है, वही केवल और केवल क्या होता है, मास होता है, जो कि हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। डन। चाहे तो आप इसके लिए एक पॉइंट और लिख भी सकते हैं, और वो पॉइंट क्या आप लिख सकते हैं, मोलैलिटी इज प्रिफर्ड ओवर, क्या बोल दोगे, ओवर मोलैलिटी। मतलब मोलैलिटी जो है वह प्रिफर किया जाता है किसके टर्म, किसके रिस्पेक्ट में, मोलैलिटी के रिस्पेक्ट में। रीजन बिहाइंड क्या बोलेंगे, एज
मोलैलिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। मोलैलिटी किस पे डिपेंड करता है भैया? वॉल्यूम पे। वॉल्यूम ज्यादा होगा, मोलैलिटी ऑटोमेटिकली, अगर सेम मोल की बात कर रहे हैं तो कम भी होगा। डन। तो मोलैलिटी किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे। एंड दिस वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। दिस वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ क्या बोलोगे? फंक्शन ऑफ व्हाट? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। माफ कीजिएगा, मोलैरिटी जो है वो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, और ये जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एंड ड्यू टू दिस एंड may change from place to place, may change from place to place। बट क्या लिखोगे आप बताओ? बट आप लिखोगे मोलैलिटी की अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे? मोलैलिटी इज सोलली, केवल और केवल मास डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, मास डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। मोलैलिटी जो है वो मास डिपेंडेंट ही तो होता है कंसंट्रेशन टर्म्स का। Hence it will not change from place to place. Hence it will not change from place to place, for a given solution। तो किसी भी एक दिए गए सॉल्यूशन के लिए, किसी भी एक दिए गए विलयन के लिए मोलैलिटी आपका क्या नहीं होगा? मोलैलिटी आपका परिवर्तित नहीं होगा। बट मोलैलिटी आपका क्या हो सकता है? मोलैलिटी आपका चेंज हो सकता है, क्योंकि मोलैलिटी आपका वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है, और वॉल्यूम अल्टीमेटली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। वॉल्यूम टेम्परेचर का फंक्शन होता है। इस वजह से मोलैलिटी आपका बदल सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, सही है। लेकिन मोलैलिटी आपका चूंकि मास डिपेंडेंट होता है ओवरऑल, चाहे आप मोल्स की बात करो या फिर आप इसको भाग भी किससे करते हो? मास ऑफ सॉल्वेंट से भाग करते हो ना। सो दैट्स व्हाई वाला टर्म अपना क्या होता है? वाला टर्म आपका फिक्स होगा, चाहे आप कोई से भी प्लेस पे चले जाओ। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ये वाले क्वेश्चन बहुत बार आ भी रखे हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए सडन थोड़ा ध्यान आया, मैंने सोचा कि इस बात को मैं आपको यहाँ पे एज ए नोट्स में लिख दूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, जिस वीडियो में हम बात करेंगे आपके इंटेक्स्ट सवाल के लिए। थैंक यू।